चलो अब न्यू क्लास है तुम सबका, समझा। अब तुम लोगों का न्यू क्लास है। अवतल दर्पण से तो पूरा बात समझ गया था ना। अब नया टॉपिक है और नया क्लास है, समझना बढ़िया से इसको, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा प्रतिबिंब से रिलेटेड पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। तब इसके बारे में हम चिन्ह परिपाटी एक पढ़ाएंगे, टॉपिक आएगा, ठीक है। तो समझो अब यहाँ पर बढ़िया से न्यू टॉपिक स्टार्ट है। अवतल दर्पण खत्म हो गया, अब उत्तल दर्पण को समझते हैं। तो बताओ क्या है लिखा हुआ कि उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख की क्या बनावट, यानी अब हम पहले नियम समझेंगे। किरण आरेख की बनावट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, नियम समझेंगे। उस नियम के तहत काम करेंगे तब जाके ये हमको समझ में आएगा आगे जो हम प्रतिबिंब, जैसे यहाँ टॉपिक बना हुआ है उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। बताओ तो अवतल दर्पण में कै केस पढ़ा था, 6 गो। इसमें भी 6 गो हो सकता है, लेकिन इसमें 2 गो से 3 गो काफ़ी रहता है। सिर्फ 2 ही गो 3 गो बनाते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में देखते हैं तो लगातार छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। बस एक आध गो केसेस पढ़ लेंगे, बुक में उतना ही देता है। ऐसे ही नहीं समझना कि इसमें भी 6 गो नहीं होता है, लेकिन 2-3 से ही काम चल जाता है। तो सबसे पहले तो नियम समझेंगे, जैसे हम अवतल दर्पण में नियम समझे थे, एहो में नियम समझेंगे वैसा ही। तब बताओ नियम नंबर फर्स्ट यानी रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यानी का मतलब है कि जैसे उसमें बताए थे अवतल दर्पण से, इसमें भी वही है, बशर्ते इसमें फोकस से गुजरती हुई क्या दिख रहा है, प्रतीत होती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। तो चलो हम यहाँ पर बना लिए उत्तल दर्पण। केंद्र से हम क्या बना लेंगे, एक उत्तल दर्पण। तो केंद्र से हमने बना लिया। अब बताओ इसको हम रंगेंगे तो किधर से रंगेंगे उत्तल दर्पण में, वो अंदर से रंगा होता है, तब भीतर से हमने इसको रंग दिया। अब बताओ इधर से नहीं गोला होगा, तुम सब भी क्या करना, ऐसे लेकर ऐसे घुमा देना, तो गोला हो गया इधर से। चलो अब हम क्या करेंगे कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर ना, तो प्रधान अक्ष बनाएंगे। तो ये तो केंद्र है, तो सी हो गया। और यहाँ दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ध्रुव बना लिया। ठीक है। तो ये बताओ हमें क्या बना है, अभी ये प्रधान अक्ष बनाए हैं, ठीक है। अब हमको प्रधान अक्ष भी हो गया, ध्रुव भी हो गया और केंद्र भी हो ही गया। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण। तो बताओ तो इसमें ध्यान से समझना यहाँ। अब इसमें हमको बताओ किरण किधर से आएगी प्रकाश का, इधर से आएगी या इधर से आएगी। बताओ चिकनी चमकीली सतह किधर है, इधर है ना। तो इधर है तो इसका मतलब है प्रकाश की किरण इधर से आएगी, तब ना दर्पण पर परावर्तन होगा। इधर से आएगी तो ये पर क्या होगा, इस रंगल वाला भाग में क्या परिवर्तन होता है, कुछ होगा नहीं। तो परावर्तन का तो नियम समझ में करता था कि चिकनी चमकीली सतह पर पड़ना है, तो प्रकाश की किरण इधर से आएगी, ठीक है। तो चलो हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी। आ गई प्रकाश की किरण, आ गई। देखो यहाँ जो बोला था उत्तल दर्पण, तो कौन दर्पण है, एम और एम डैश बताओ तो कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, तब बताइए प्रधान अक्ष ना है, इसके समांतर ही क्या आई है, प्रकाश की किरणें आई। हम बना दिए ऐसे कि प्रकाश की किरण आ रही है, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जैसे इस पर पड़ा तो परावर्तन होगा। तब बताओ किधर की ओर किरण होगा, परावर्तन होगा तो इधर की ओर जाएगी कि इधर की ओर आएगी कि उधर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर। इसमें क्या होगा, क्योंकि तुम देखेगा कि ये ऐसे बना हुआ है, तो इसका प्रकाश की किरण जो होगा ना इधर की ओर नहीं आएगी, क्योंकि इसका झुकाव ऐसे है। तो तुझा देखता ही है ऐसे रहेगा, इस पर पड़ेगा तो झुकेगा, तो वैसे ही ना किरणों झुकेगा। तो किरण झुकेगा तो ये इधर मुँह भाग जाएगी, ठीक है। ये ऊपर की ओर क्या करेगी, भाग जाएगी ये किरण। तो समझ में आ गया कि किरण कहाँ की ओर भाग रही है, बताओ तो ऊपर की ओर भाग जाएगी, ठीक है। क्योंकि झुकाव इसका ऐसे की ओर है, इसलिए इधर की ओर क्या कर गए, भाग गए।
ठीक है, बताओ तो ये किरण जो है यहाँ इधर की ओर क्या कर गई, भाग गई, तो इसका मतलब है कि किरण इधर की ओर चली गई। तब बताओ ये जो गई है यहाँ पर, इसको सही से बना देते हैं, ये जो इधर की ओर गई तो हमको क्या दिख रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, लेकिन गुजरती हुई क्या इसमें दिखती है, तो गुजरती हुई प्रतीत होती है। बताइए, तो गुजर गया तो फोकस तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें। हमको फोकस कहाँ होता है बताओ तो, प्रधान अक्ष के कोई एक बिंदु पर वो फोकस होता है। तो इधर कहाँ प्रधान अक्ष है इधर कहीं प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष तो नीचे है और प्रकाश की किरण ऊपर चला गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रतीत होती है, इसका मतलब यही है कि हम इसको पीछे करके देखते हैं। सही बात है, यह किरण है परावर्तित, अब परावर्तित किरण न जाके प्रधान अक्ष पर मिलती है, तो जब इसको हम पीछे करेंगे तो देखेंगे प्रधान अक्ष पर जरूर मिलेगा। तब बताओ पीछे करेंगे तो इधर रंगल वाला भाग है, तो ओरिजिनल लेखा से तो होगा नहीं, हम मान ही के चलेंगे ना। तो चलो हम मान के चल रहे हैं कि तू गुजरती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रही है। तो समझ में आ गया कि गुजरती हुई प्रतीत होने का रीज़न क्या था। देखो यहाँ गुजरती हुई प्रतीत हो गई, तो यहाँ पर जो परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पर जो मिलती है, तो बताओ परावर्तित किरण होती है या आपतित किरण होती है, वो परावर्तित किरण होती है। कौन किरण होती है, परावर्तित किरण। तो इतना ओरिजिनल में मिला नहीं, लेकिन हम इसको बैक किए तो प्रधान अक्ष पर मिल गया, लेकिन ये कैसा मिला, मिलती हुई प्रतीत हुआ, यानी गुजरती हुई क्या दिख रहा है, प्रतीत। तो किससे गुजरती हुई प्रतीत हो रहा है, फोकस से। तब समझ में आ गया, प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण में पड़ता है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई क्या दिख रहा है, गुजरती हुई प्रतीत दिख रहा है, तो गुजरती हुई प्रतीत हो रहा है। तो बस यही है पहला नियम। तो समझ में आया। उसमें भी था अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। उसमें बताए थे कि ऐसे था तो इधर से आती थी या ऐसे होकर गुजर जाती थी। तो इसमें तो सामने था, इधर रंगल वाला भाग था तो चले गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं ना दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसमें गुजरती हुई क्या दिख रहा है, प्रतीत हुआ। तो बताओ ये नियम समझ में आ गया। बताओ तो उत्तल दर्पण, बस यही ध्यान रखना कि अगला हमसे क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। दर्पण से पूछ रहा है तो कौन दर्पण लेके पूछ रहा है, अवतल से पूछा जा रहा है या उत्तल से लेकर पूछा जा रहा है, ये बात ध्यान में रखना। अगर अवतल से पूछेगा तो कहना कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। लेकिन जब उत्तल से पूछेगा तो कहना कि उत्तल से तो रंगा हुआ भाग रहता है, जिधर हमको प्रधान अक्ष में एफ और सी मिल रहा है उधर बगल तो रंगा हुआ भाग है, इसलिए परावर्तित किरण कैसा होगा, मिलती हुई प्रतीत होगा। बात समझ में आया। ये नहीं आएगा तो फिर तुमको जो केसेस पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये सबसे ऑब्जेक्टिव भी मिलता है। तो आ गया समझ में। तो ये एक बन गया, शॉर्ट में यही लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें। तब मुख्य अक्ष यही है, इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती। परावर्तन हुआ, अब फोकस से जाती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रही है। तो बस क्लियर, आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट रूल क्या है समझना। उत्तल दर्पण से वक्रता केंद्र से होकर, उत्तल दर्पण के किससे, यानी उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, किससे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौटती हुई क्या दिखती है। इसमें सीधे याद रखना, उत्तल दर्पण है, प्रतीत प्रतीत सब में रहेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इधर वो जो बनता है ना उत्तल दर्पण, जिधर बगल वो केंद्र लेकर बनता है उधर बगल फोकस भी होगा, तो सब रंगल बगल रहता है, इसलिए इसमें सब प्रतीते वाला बात होगा। तो बताओ उसमें भी बताए थे, क्या बताए थे उसमें कि वक्रता केंद्र से जाती है, अवतल दर्पण बताए थे वक्रता केंद्र से जाती है तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। लौटती हुई प्रतीतों में नहीं दिखाए थे, इसमें लौटती हुई प्रतीत होगा। कैसे फिगर बना देखा है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। तो चलो हम एक पहला नंबर में क्या बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। समझना, एक कौन दर्पण बना रहे हैं बताओ तो, ये कौन दर्पण है। उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर अंदर से रंगना होगा। तो हमने अंदर से क्या किया, रंग दिया। अब बताओ इधर मुँह है तो इसका तो केंद्र इधरे से न लेकर ही बना होगा इसे। तब बताओ अब इसको
और इसके मध्य बिंदु में क्या होता है, ध्रुव होता है। अब इस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हाँ, तो चलो इसको हम यहाँ पर मिलाते हैं। इधर डैश डैश का है, इधर बगल तो ओरिजिनल रेखा कैसे होगा? देखो मिला भी देगा तो नहीं मतलब हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना डैश डैश ही करना, क्योंकि ये आभास करता है, इसमें रंगा हुआ भाग है। तो बताओ ये समझ में आ गया? इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये तो बन गया। अब हमको क्वेश्चन नियम क्या बोल रहा था कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश, तो वक्रता केंद्र यही ना है, तो इससे हमको जाने वाली प्रकाशीय किरण, तो बताओ किधर से प्रकाशीय किरण आएगी? इधर से आएगी, लेकिन जाना किधर से, किसके मुंह से जाना है? वक्रता केंद्र के पास से जाना है, तो वक्रता केंद्र यहाँ ना है, तो ऐसा किरण लाओ जो वक्रता केंद्र पर पड़े। अब पड़े तो वह डायरेक्ट पड़े नहीं, प्रतीत वाली होगा। तो हम लगाएंगे कि तुमको जो है ना हम यहाँ से कर रहे हैं, देख लो ऐसे हो रहा है, यही है ना। यहाँ पर मान के चलो इसको हम ऐसे जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर ठीक है। देखो यहाँ पर है तो ऐसे ना आएगा, लेकिन यहाँ तक जैसी आएगा, लेकिन आगे आने के लिए इसको होगा ही नहीं, क्योंकि आगे रंगा हुआ भाग है। तो क्या करेंगे उत्तल दर्पण में, तो हमको क्या करना होता है, हम काल्पनिक बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रतीत करने वाली बात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो ओरिजिनल में आएगा, लेकिन एक आगे वो आ पाएगा नहीं, वो प्रतीत होने वाली बात हो जाएगा। तो बताओ प्रतीत होने वाली बात हो गया, ठीक है। अब बताओ जैसी यहाँ से वो आई थी वैसे ही फिर इधर से क्या होगी, लौट भी जाएगी। वो वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण जाती हो क्या हो जाती है, उसी माध्यम में क्या कर जाती है, लौट जाती है। तो बताओ ये क्लियर समझ में आ गया? ख़त्म ये भी, इसमें तो हमारा कुछ विशेष लगवे नहीं किया, क्योंकि रूल वही है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली होगी वो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, बशर्ते दर्पण पर ध्यान दो। उत्तल दर्पण है तो पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, वो अवतल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है तो यहाँ तक तो सीधे आ रही थी, लेकिन आगे रंगा हुआ था, इसलिए अब हमने क्या किया कि हम मान के चले कि तुम आभास होते हुए प्रतीत हो रही है। इसलिए कहें कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर उसी दिशा में लौटती हुई क्या दिख रही है, तो लौटती हुई क्या दिख रही है, इधर प्रतीत बनाओगे, इधर नहीं बनाना, क्योंकि इधर तो ओरिजिनल मिल रहा है। तो बताओ यह भी रूल रेगुलेशन समझ में आ गया पूरा। अब बताओ इसमें आते हैं, रूल नंबर 3 थर्ड है, क्या है, उत्तल दर्पण में फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण। अब हमको कौन दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण। किससे गुजारना है प्रकाश को, फोकस से। यहाँ देख लो प्रधान अक्ष के समांतर था तब फोकस से गया, इसमें क्या हो रहा है कि फोकस से हमको प्रकाश की किरणें गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई क्या दिखेगा। अब देखो कैसे आती हुई प्रतीत होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बोल रहे हो, हाँ इसी का पहला का क्या हो जाएगा, उल्टा। चलो समझ में तो आ ही गया हुआ। वक्रता केंद्र, इसके बाद यहाँ हो जाएगा फोकस। अब बोल क्या रहा है समझो, यहाँ उत्तल दर्पण में फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। अब हमको गुजारना है फोकस है, तो फोकस यहाँ है, तो हम एक के बार फोकस पर हम प्रकाश की किरणें लेने यहाँ पर लाएंगे इसको। तो यहाँ पर तो लाइवे करेंगे फोकस पर, लेकिन हो रहा है कि यहाँ पर रंगा हुआ भाग है, दर्पण के पीछे हो जाएगा। तो बताओ रंगा हुआ भाग है तो बताओ कैसे, इधर तो नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ पर प्रतीत करते हुए ले जाएंगे। यही ना हुआ कि एफ की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण, तो एफ की दिशा में आई, अब मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के वो क्या हो जाएगी, तो जैसे इस पर पड़ी, इस पर क्या करेगी, पड़ी, तब बताओ ये मुख्य अक्ष ऐसे की ओर क्या करेगी, समांतर हो जाएगी, ऐसी ना हो जाएगी। तब मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो समझो यहाँ प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो देखो यहाँ प्रधान अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया।
आया समझ में? देखो एफ की दिशा में आती प्रकाश की किरण, तो एफ की दिशा में आई है और जब परावर्तन हुआ है तब मुख्य अक्ष के क्या हो गए? समांतर हो गए। तो मुख्य अक्ष यही ना था, इसी के वो क्या हो गए? समांतर हो गए। तब बताओ एफ की दिशा में आती हुई प्रतीत है कि एफ की दिशा में आई है? तो आती हुई प्रतीत। तो चलो अब नेक्स्ट क्या है, नियम नंबर 4 यानी रूल नंबर 4 कि यदि कोई किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव, यही है ना, कि यदि कोई किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, याद रखना आप कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और किस दिशा में अब वो किरण आपतित होगी बताओ तो? ध्रुव की दिशा में। तो वो हम बनाएंगे यहाँ पर कौन दर्पण? इसका ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। स्केल लाओ तो। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब इससे हम एक ध्रुव मानकर और केंद्र को लेकर हमें क्या खींच रहे हैं बताओ तो? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। बताओ ये समझ में आया इतना? अब हमको क्या कहा जा रहा है? ये तो केंद्र हो गया कि यदि कोई किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव की दिशा में, ध्रुव यहाँ है ना, तो इसकी दिशा में क्या हो रही है? आपतित होती है। तो चलो इसकी दिशा में हमने आपतित कर दिया। ठीक, कह रहा है आपतित होती है तो वह जितने कोण के साथ आती है, तब बताओ कोण इसके बीच में बनेगा कि ई दोनों के बीच में बनेगा? प्रधान अक्ष और आपतित किरण के बीच में होगा या इधर बगल होगा? कौन बताओ तो? कोण तो बनेगा प्रधान अक्ष के लेकर ना। तो यहाँ पर क्या बन गया? कोण बन गया। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्या बना है बताओ तो? कोण बन गया। ठीक है, आपतित हुई। यहाँ पर जितना कोण बनाकर आपतित हुई है उतने ही कोण बनाकर परावर्तन भी होगा। तो बताओ यहाँ से परावर्तित हो जाएगी यहाँ, तो उतने कोण बनाकर ही क्या हो जाएगा? परावर्तित भी हो जाएगी। क्या उधर कैसे जाएगा? इधर से आया इधर में चला गया, उधर जा पाएगा कहाँ? बताइए, समझ में आ गया? इसमें से परावर्तित किरण कौन है बताओ तो? नीचे वाला जो है, सही ना है? यहाँ पर ध्रुव है और यह कौन है? तो बताओ जितने कोण बनाकर आई है उतने ही कोण बनाकर क्या कर गए? जाएगी भी। तो बताओ ये समझ में आया इतना? जितना कोण बनाकर आई है उतने कोण बनाकर क्या कर जाएगी? जाएगी। तो बताओ समझ में आ गया? ये आई कह दे, इसको क्या कर देते हैं? आर। मान के चलो कि अगर थीटा कोण बनाकर आई है तो थीटे कोण बनाकर क्या करेगी? जाएगी। यही तो तुमको पता है कि बराबर होता है। तो क्लियर हो गया कि पी पर थीटा कोण के साथ आपतित होती है। तो देखो थीटा कोण के साथ क्या हुआ? पी पर, इस पी पर थीटा कोण के साथ क्या हुआ? आपतित होती है। तो थीटे कोण के साथ परावर्तित होती है। थीटे कोण बनाकर क्या कर गई? परावर्तित हो गई। तब बताइए समझ में आ गया? तो ये भी हुआ। तो कितना नियम हम बता दिए? 4 नियम बता दिया। चारों नियम समझ में आ गया? बताओ तो पहला नियम क्या था? कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई या गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो फोकस से देखो जाती प्रतीत हो रही है। इसके बाद देखो अगला नियम था, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर उसी दिशा में क्या करती है? लौटती हुई प्रतीत होती है। तो देखो यहाँ उसी दिशा में लौटती हुई क्या हो रही है? आई, और इसी दिशा में लौटती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है। थर्ड नंबर रूल क्या था बताओ तो? कि उत्तल दर्पण में फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत हो रही है। देखो यहाँ पर फोकस से गुजर गया, यहाँ पर फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है और प्रधान अक्ष के क्या हो गया? समांतर हो गई। प्रधान अक्ष के क्या हो गया? समांतर हो गई मुख्य अक्ष के। अगला है, यदि कोई किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित हो, तो उत्तल दर्पण ध्रुव की दिशा में आपतित हुई, थीटा कोण बनाकर आई है तो थीटे कोण बनाकर क्या कर गई? चली गई। तो बताओ इतना समझ में हो गया? आया इतना? अब तुम लोगों का है नेक्स्ट कि इस चारों नियम को समझ गया तो चलो इससे हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। अब प्रतिबिंब बनाएंगे, जैसे उत्तल दर्पण में बताए थे, अवतल दर्पण में बताए थे, वैसा ही अब तुमको कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण में विभिन्न प्रकार के हम क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। है समझ में? तब देखो पहला नंबर इसमें केसेस क्या है कि जब वस्तु को अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो चलो हम वस्तु को अनंत पर स्थित है इसको बनाते हैं। कौन दर्पण है बताओ तो? उत्तल दर्पण। बताओ टॉपिक क्या शुरू हो गया पता है ना?
कि उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, यानी उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का क्या करेंगे, बताओ। तो अवतल दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब कितना केस में सीखा था, 6 केस में सीखा था। अब यहाँ आ गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तब उत्तल दर्पण में सीखेंगे कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तब बताओ पहला स्थिति कहाँ है, जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर। तो चलो अनंत पर स्थित वाला का बताओ तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा। जैसे मैं ट्रिक बताए थे वही ट्रिक इसमें भी है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें भी, ये नहीं कि चेंज हो गया, इसमें भी वही है। जो जैसा उसमें था उसमें भी ऐसा ही है, बस इसमें मिलती हुई खाली प्रतीत होगा, ठीक है। कैसा होगा बताओ तो, मिलती हुई प्रतीत होगा। तो चलो हम सबसे पहले बनाते हैं कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो चलो यहाँ पर हम उत्तल दर्पण बना रहे हैं, समझना। बड़ा सा हम बना दिए कौन दर्पण, बताओ तो, उत्तल दर्पण, ठीक है। बिना केंद्र के बनेगा। इसके बाद हम एक ध्रुव लेके पहले तो इसको रंग लेते हैं, तब ना दर्पण बनेगा। कौन दर्पण बना दिए बताओ तो, अंदर से रंग के। अब इसको हम यहाँ पर एक ध्रुव हो जाएगा, इस ध्रुव से लेके और प्रधान अक्ष को हम क्या करेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को लेके हमने एक प्रधान अक्ष खींच दिया, ठीक। इसके बाद हमको क्या कहा जा रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, वस्तु कहाँ स्थित है, तो अनंत मतलब इधर। वस्तु किधर रखा जाएगा बताओ, इधर रखा जाएगा नहीं, क्योंकि इधर तो रंगा हुआ भाग है, तो इधर वस्तु रखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन होगा। ए पर हम देंगे प्रकाश की किरण, तो क्या परावर्तन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बताइए दोनों के बीच में क्या रहता है, फोकस होता है, ठीक है। पहले फोकस नहीं, जब परावर्तित किरण जाती है ना तो फोकस होकर जाती है, ठीक है। तो चलो ये है। तो बताओ हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु रखेंगे किधर, इधर की इधर। चिकनी चमकीली सतह इधर है तो वस्तु इधर रहेगा। अब वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है, वो भी पता होगा, पहले से बताते आ रहे थे कि वस्तु हमेशा किस ओर रहेगी, बाईं ओर रहेगी। बताओ इतना समझ में आ गया। अब हमको कहाँ से किरण लाना है, अनंत से। तो अनंत मतलब दिखता है, कह रहे हैं कि तुम किरण आ रहे हो तो तुम क्या है, अनंती से आ रहे हो। ये बताओ किरण आई है कहाँ से आई है, प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आ रही है। कहाँ से आई है बताओ तो, अनंत से। फिर कहेंगे कि तुम इक्के को आ सकते हो अनंत से, और भी दे सकते हैं। नीचे से आ सकता है, और भी आ सकता है। अब बताओ अनंत से ऐसा क्या किया, प्रकाश की किरण आ गया। ऐसा बताओ तो कौन किरण आई है, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण आई है। अब बताओ दर्पण पर पड़ा तो क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन किधर की ओर होगा, इसी ना होगा, इधर में हो, इधर में झुक रहा है तो इधर में हो जाएगा। तब बताओ दर्पण से परावर्तन होगा तो किधर से जाएगी, फोकस से होगा ना, लेकिन इनमें तो फोकस सामने है नहीं, तो कहेंगे मिलती हुई, यानी कि फोकस से जाती हुई क्या दिखाई रहा है, प्रतीत हो रहा है। जाती हुई क्या होगा, देखो ये गया है लेकिन ये जाती हुई क्या होगा, प्रतीत होगा। तो यहाँ से देख लो, ये जाती हुई प्रतीत हो रहा है, और जैसे इधर आएगा तो इधर ओरिजिनल हो जाएगा क्या। तो ये बताओ ये जाती हुई क्या हो गया, प्रतीत हो रहा है। ये जाती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो बताओ इतना समझ में आ गया। इसके बाद है और भी तो किरण है ना, तो ये भी तो बता, फोकस से हमको क्या करेगा, जाती हुई प्रतीत होगा। तो कहेंगे तुम जाती हुई क्या दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम चला गया, जाती हुई क्या हो गया, प्रतीत हो गया। नीचे से भी तो हो सकता है बताओ तो तुम भी तो आप बताओ, ये तो इधर में जाएगा क्योंकि इसका झुकाव वैसे हो रहा है, तो ये भी जाती हुई क्या होगा, प्रतीत होगा। जाती हुई, जाती हुई क्या हो गया, प्रतीत हो गया। फिर बताओ इसमें भी तो होगा,
जाती हुई प्रतीत होगा। बताओ तो दिख गया कि जब वस्तु अनंत पर हो स्थित होता है उत्तल दर्पण में, तो देखो जब अनंत पर ऐसा कहाँ से किरण आ रही है बताओ तो? अनंत से किरण आ रही है। कहाँ से? अनंत से किरण आ रही है। कहाँ से आ रही है बताओ तो? अनंत से ये सब क्या आ रही है? किरण आ रही है। देख लो मुख्य फोकस पर जाती हुई क्या दिख रहा है? प्रतीत हो रहा है। जाती हुई प्रतीत हो रहा है। बताओ समझ में आ गया इतना? अब बताओ इसमें तुमको क्या समझ में आया, तब लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। क्या क्या प्रतिबिंब बना बताओ तो? प्रतिबिंब लिखेंगे तो प्रतिबिंब। तब बताओ तो पहला नंबर क्या है प्रतिबिंब? क्या होगा? कहाँ बना बताओ तो? फोकस पर न बना? कहाँ बना बताओ तो? यही ना है फोकस। तब बताए कहाँ बना है? फोकस पर, यानी एफ पर। क्लियर? दूसरा नंबर बताओ वास्तविक की काल्पनिक? यहाँ देख लो काल्पनिक है ना, डैश डैश से ना है, तो काल्पनिक। और काल्पनिक के साथ क्या होता है? ये सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है। और तीसरा नंबर बताओ तो? अब वस्तु से बड़ा कि छोटा? छोटा कि बहुत छोटा? तब बहुत छोटा ना, बिंदु साइज के है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। क्या समझ में आ गया? तो फर्स्ट नंबर केस खत्म हो गया। अब चलो इसका सेकेंड नंबर केस को समझते हैं। चलो अब समझना नेक्स्ट केस क्या है। देखो उत्तल दर्पण में दो ही केस से काम चल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तल दर्पण में दो ही केस से तुम्हारा काम बन जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि इसमें 6 गो, पर बुक में भी दो ही केस देता है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ ध्यान देना। जब वस्तु अनंत और पी के बीच में हो। कहाँ है वस्तु बताओ तो? अनंत और पी के बीच में। तब पी मतलब क्या होता है बताओ तो? ध्रुव। पी मतलब ध्रुव होता है। तो चलो सबसे पहले तो एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने वो क्या बना लिया? उत्तल दर्पण। इसके बाद क्या करेंगे कि एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। प्रधान अक्ष किससे खींचाता है बताओ तो? हाँ, वक्रता केंद्र और किससे? तो बताइए केंद्र है और यहाँ पर ध्रुव है, इसको हम मिला देंगे तब पता है ना कि क्या बन गया, ये बताओ तो? प्रधान अक्ष। क्या ये सी हो गया और ये क्या हो गया? पी। तो क्वेश्चन क्या बोला है? जब वस्तु अनंत, बताओ, और पी, तो पी यही है ना, और एक बाद इनने सब कथी है? अनंते न है। तो इधर बगल हम जे भी कहेंगे उसका क्या है बताओ तो? अनंत है। तो ये अनंत है। तो जब वस्तु अनंत और पी के बीच में स्थित है, यानी कहीं ना कहीं है, अनंत पर रहता है तो कहते वो अनंत पर है, तो कहीं रख देंगे तो किसी न किसी के बीच में हो जाता है। लेकिन आज जब न रखेंगे तो कहाँ है? अनंत पर। तो यहाँ क्या बोल रहा है? अनंत और पी के बीच में। तो अनंत और कहाँ बोल रहा है? पी के बीच में। तो कहीं रखना होगा। तो चलो हम यहाँ पर हम इसको रख देते हैं कहीं बीच में। यहाँ पर क्या करते हैं? ये अनंत है, ये ध्रुव है, तो इसके बीच में हम यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं। बताओ इतना बड़ा हमने क्या रख दिया? थोड़ा बड़ा फिगर बना रहे ताकि दिखेगा। ठीक है, अब बताओ ये वस्तु है, इससे प्रकाश तो होता नहीं है लेकिन चमकता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो पता होगा थोड़ा सा क्या इससे प्रकाश निकला? ठीक है, थोड़ा सा ही बड़ा करना होगा क्योंकि फिगर बड़ा बन रहा है। अब बताओ यहाँ पर पड़ा है तो क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो किधर की ओर जाएगा? ऐसे ना जाएगा, तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। अभी जाएगा तो पता है ना फोकस से होते हुए जाएगा कि नहीं बताओ तो? तो फोकस से प्रतीत होते ही दिखाई देगा ना, यानी फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होगा। तो बताओ यहाँ पर फोकस है मान के चलो, तो यहाँ से गुजरती हुई क्या होगा? प्रतीत होगा। बताइए फोकस से होकर चला गया इधर, फोकस से गुजरते हुए प्रतीत हो गया। अब बताओ अगला हमको क्या बनाना है? प्रतिबिंब न बनाना है। तब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 2 गो किरण की जरूरत पड़ता है। याद है? प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण की जरूरत? अभी हमको एक ही हुआ है कि प्रधान अक्ष के समांतर यह प्रकाश की किरण आई है और दर्पण में पड़ने के बाद वह क्या हुआ? परावर्तन हो गया। तो उत्तल दर्पण है तो क्या हुआ? मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रहा है।
दूसरा किरण कहाँ से निकालते हैं? 4 गो नियम है, पता है ना? तो 4 गो में से कोई एगो तो यहाँ यूज हो गया, एगो और बताओ कोई। वक्रता केंद्र से। तो चलो वक्रता केंद्र कहाँ? यहाँ है ना। अब वस्तु के माथा को टच करते हुए जाना, ये भी बताए थे। तब वस्तु के माथा यही है और वक्रता केंद्र यही है ना, यही है। अब इसको हमको क्या करना है? जाना है इससे। तो गया, तो वक्रता से जाने वाली पता है ना, जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में यानी लौट जाती है। वक्रता केंद्र पर जब प्रकाश जाती है तो जैसे गए वैसे ही क्या कर गए? लौट जाती है। तो क्लियर हो गया। बताओ कहीं कटा, कटा ये है ना, कटा, तो बताओ कहाँ कटा? P और F के बीच में। तो बताओ कट गया। तो हमको पता चल गया कि जब वस्तु अनंत पर रहता है और P अनंत और P के बीच रहता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो P और F के बीच। अब बताओ वास्तविक बना है काल्पनिक? तो कटल कटल वैसे बना है तो क्या बना? काल्पनिक क्या होता है? सीधा होता है, तो काल्पनिक सीधा। अब बताओ वस्तु से बड़ा कि छोटा? ये देखो वस्तु का आकार है, ये देखो, तो नाप लेते हैं। ठीक है, हाँ ये भी तुमको पता है कि उत्तल में तो हमेशा क्या होता है? छोटा ही होता है। तो देखो छोटा होने का रीज़न समझ में आ रहा है ना। एक हम बनाए थे पहला केस में, उनमें बहुत ही छोटा था, यानी छोटे थे ना। आयो में देख लो क्या हुआ। इसलिए उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होगा? ये दर्पण ध्यान रखना। किसमें तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। तो ध्यान में है ना ये सब चीज़। तो चलो हमने साइज भी नाप लिया था। कहते हैं कि ए है या बी है, ए बी वस्तु है, ए डैश अब बी डैश कह देते हैं कि तुम प्रतिबिंब हो। ठीक, क्लियर हो गया। फिगर तैयार है। अब इसके बारे में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बताओ तो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश। तो बताओ पहला नंबर क्या होगा कि कहाँ बना? तब P और F के बीच। P और कहाँ है? F के बीच। तब P का मतलब ध्रुव और F का मतलब तो दोनों के बीच में ही है। दूसरा नंबर बताओ तो क्या है? काल्पनिक है। क्या? तो काल्पनिक हो गया एवं क्या हो गया? सीधा हो गया। तो बताओ ये भी समझ में आ गया। तीसरा नंबर बताओ तो क्या हुआ? वस्तु से क्या है? बहुत छोटा कि सीधा होता? तो वस्तु से छोटा। बताओ समझ में आ गया। खत्म हो गया ये केस पूरा। क्लियर? 3 गो बात लिख देगा ना। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि पूछा क्या जा रहा है। क्या हुआ? कुछ समझ आया कि नहीं? आ गया पूरा समझ में? चलो ये क्लियर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, क्या कुछ पूछना भी है? नहीं ये पूछना। समझ में आ गया। वस्तु कहाँ रखाया था इसमें बताओ तो? अनंत और P के बीच में। ठीक है, तो अनंत और P यानी ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बना P और F के बीच में। क्लियर? समझ में आ गया बढ़िया से। चलो अब आगे हम समझते हैं। अब बनैले है बिना काम के। चलो तो काट देंगे उतना। चलो ध्यान दो। अब यहाँ पर इतना समझ में आया? पहले 2 केस हम बता दिए, बाद बाकी भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, 2 केस ही तुम्हारा काफ़ी है, बुक में इतना भी दिया है। और भी बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। ठीक है, तो 2 केस से तुम्हारा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना तुम्हारा क्लियर हो गया। अब जो तुमने सीखा है उसको हमने टेबल में रख दिया है। तो चलो इस टेबल को समझते हैं। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति पहले देखेंगे, उसके बाद उसकी प्रकृति समझेंगे और उनके क्या आकार कैसा है। तो चलो कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले वस्तु की क्या है? इसके बाद दूसरका बॉक्स में क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब की स्थिति। या तीसरका में? और चौथा में? आ गया समझ में? अब देखो पहला नंबर है स्थिति, हमने पढ़ा था कि वस्तु कहाँ था बताओ तो? अनंत पर था। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? याद है ना? उसी टेबल को हमने यहाँ एक जगह कर दिया। इसके बाद उसका प्रकृति कैसा था? काल्पनिक बना था, दर्पण के पीछे बना था। उसमें भी दर्पण के कहाँ बन रहा है?
पीछे तक काल्पनिक और क्या हुआ, सीधा। इसके बाद बताओ वस्तु से क्या था उसका आकार, वस्तु से बहुत छोटा या बिंदु आकार का, बताओ किस आकार के था, एक बिंदु के आकार का बना था। अब एगो बिंदु या बताओ ए पर बनेगा तो ये कौन आकार के है, एक बिंदु आकार के हैं। क्लियर हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर केस पढ़ा था कि अनंत और ध्रुव के बीच में, कहाँ है बताओ तो, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो बताओ इसका कहाँ प्रतिबिंब बना था, तो ध्रुव और फोकस के बीच में, तो ध्रुव और कहाँ, फोकस के बीच में। कैसा बना बताओ तो, काल्पनिक बना हुआ है, काल्पनिक सीधा होता है। इसके बाद बताओ वस्तु से ही छोटा है कि बड़ा है, तब वस्तु से क्या है, तो बताओ ये भी टेबल समझ में आ गया क्या है, याद करना पड़ेगा। इसमें तो तुमको आकार कभी याद नहीं करना पड़ेगा, सीधे कहना फोकस पर बनता है तो बिंदु आकार के बहुत छोटा। और भी क्या होता है कि उत्तल दर्पण में छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। प्रकृति तो सब में वही रहेगा, काल्पनिक एवं क्या, सीधा। उसमें टाइमिंग देखो तो, दिमाग खराब भूल ही जाते। अरे वैसे थोड़ी बोलना है, सेकेंड तक ना बोलो ना, तब बोलेंगे कुछ और दिखाई देता रहेगा कुछ। 10, 19, 20, 21, 24, 25, 26, ठीक है। मतलब बोलेंगे कुछ होगा कुछ में। अब देखो ध्यान देना बढ़िया से, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बताओ, अभी तुरंत ना पढ़ा है, इतना चीज पढ़ा है। तो उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु का काल्पनिक सीधा और क्या होता है, इस सदैव ना होता है, कभी ऐसा है कि दूसरा भी होता है इसमें, तो इसलिए सदैव जोड़ दिया कि काल्पनिक सीधा एवं क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब बताओ अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, उस दर्पण का नाम बताए जो हमेशा काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बताओ काल्पनिक भी है, सीधा भी है, हमेशा जोड़ा हुआ है। यह तो मेन चीज़ है, हमेशा कह रहा है, क्योंकि काल्पनिक तुम्हारा अवतलो बनाता है, काल्पनिक अवतलो बनाता है, पता है ना, सीधा भी होता है लेकिन वो वस्तु से उसमें भी छोटा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को धरना किससे, इसी से, ये हमेशा से, कि हमेशा बोल रहा है तो इसका मतलब बात बदल गया। तो क्या है, उस दर्पण का नाम बताए जो हमेशा काल्पनिक सीधा, हमेशा जोड़ दिया ना, काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बताओ तो दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण है, क्योंकि मैं हमेशा लगाया तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया। लड़का हमें कन्फ्यूज करता है कि अवतलो तो ही करता है, लेकिन ये बात याद रखना, कौन वाला, हमेशा वाला, क्योंकि हमेशा बोला है। अब बताओ जैसे अवतल में बताए थे कि अवतल में भी बहुत कुछ सीखा था, तो इसमें भी जानेंगे कि उत्तलो दर्पण में बहुत कुछ सीखा है, केस उस पढ़ा है, स्थिति पढ़ा है, इसको समझते हैं। तो चलो इसकी विशेषता को समझते हैं कि की विशेष बात हमने समझा, ठीक है। इसमें और बात होगा लेकिन हम नॉर्मल लिख दिए हैं। विशेषता ऐसे क्वेश्चन ही पूछता नहीं है, बस इतना जानना है कि उत्तल दर्पण के बारे में एक जगह हमको यहाँ क्लियर हुआ है। विशेषता का रीज़न इसलिए हम तुमको दे रहे हैं कि अभी तक तुझे पढ़ा है उत्तल दर्पण में एक जगह हो जाए। तो तूने क्या सीखा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। क्यों धनात्मक होती है, तो देख लो, ये तुम्हारा ऐसे होता है ना, मेन सेंटर ध्रुव यही है, इससे इतने उधर जा रहे हैं तो क्या होगा, तो बताओ इसको मेन सेंटर ध्रुव है, इधर में है, तो बताओ फोकस इधर में है ना, तो बताओ क्या है, धनात्मक है, तो इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होती है। अब फोकस यहाँ है, तो बताओ फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये चीज़ पता है कि नहीं तुम सबको, तो फोकस दूरी ये होता है। अब फोकस दूरी तो बताओ धनात्मक ही होगा। वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, बताओ उसमें कोई भी वस्तु आ जाए उसका प्रतिबिंब क्या बनाएगा, छोटा ही बनाएगा। तो कौन दर्पण है बताओ तो, उत्तल दर्पण है, ठीक है। यह वस्तु का केवल आभासी, बताओ हमेशा ये कैसा बनाता है, आभासी, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब ही क्या करता है, बनाता है। यह भी समझ में आ गया। यह हमेशा, यही तो जो मेन चीज़ है, यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बताए कभी उल्टा बनाता है, ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है। बताओ समझ में आ गया। अब फिर हम एगो टेबल तैयार किए हैं कि तुमने अभी तक पढ़ा समतल दर्पण, पढ़ा है ना, फिर पढ़ा है तुमने कौन दर्पण, अवतल दर्पण है, फिर तुमने क्या पढ़ा, उत्तल दर्पण। इसको एक जगह हम तुमको कर देते हैं किसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तब बताओ समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का, कैसा बनता है, समान आकार का। और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है,
छोटा बनता है, समान भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो क्लियर हुआ? ये तीनों में डिफरेंस समझ लो। हमको टेबल देने का यही एक मेन मकसद है कि तीनों में डिफरेंस समझ लो कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो समतल दर्पण में है कि मैं सारा प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का वो कैसा रहता है, समान आकार का। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये तीनों आकार का, छोटा, समान और क्या, बड़ा। इसमें जो होता है हमेशा क्या रहता है, छोटा ही रहता है। तो बताइए, बात समझ में आया? अब हम तुमको कहेंगे कि बता समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब हमेशा बनता है? उसमें हमेशा काल्पनिक होता है, तब सीधा होता है। तब ना तुम घर में रखता है ना, जो रहता है यूज करने में 10-20 रुपया वाला, उसमें सीधा दिखेगा तब ना तुम अपना सही से देख पाओगे। नहीं तो अगर उल्टा देखेगा तो इधर इधर उधर होगा, तो उसमें सही से नहीं दिखाई देगा। इसलिए समतल दर्पण में काल्पनिक तो होता है, लेकिन उसका फोटो कैसा बनता है, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। और अवतल दर्पण में बताओ तो कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिको होता है और वास्तविको होता है। दोनों चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं पूरा एकदम मैथ के रूप में। मैं इसको पूरा प्रूफ भी किए हो ना कि काल्पनिक कहाँ और वास्तविक कहाँ। काल्पनिक है तो वो सीधा, वास्तविक है तो क्या रहता है, उल्टा रहता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या रहता है, काल्पनिक रहता है और क्या रहता है। तो ये टेबल मोस्ट VVI पॉइंट्स वाला है, इसलिए तुमको एक जगह तुमको पूरा क्लियर हो गया कि चलिए इसमें प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो समतल में समान आकार के, अवतल में तीनों प्रकार के और उत्तल में हमेशा छोटा ही। इसमें होता है कि समतल दर्पण, अवतल और उत्तल, इसमें समझोगे कैसा प्रकृति। तो बताओ, इसकी प्रकृति काल्पनिक सीधा, इसकी प्रकृति दोनों प्रकार के, काल्पनिक भी और वास्तविक भी, और इसका प्रकृति हमेशा क्या, काल्पनिक। तब बताओ ये क्लियर हो गया? पूरा दर्पण के एक जगह हमने टेबल को करके बता दिया। तो पूरा एकदम बउआ की तरह तोरा एक एक बात को समझाए हैं। और बढ़िया से पढ़ोगे समझोगे तो हमको नहीं लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुमको पूछबो करेगा। एक एक क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जाकर क्वेश्चन को देखना अब, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे, अब विशेष है ये नहीं है इसमें पढ़ना अब, ठीक है। बढ़िया से तो हम बता दिए। तो समझ में आया? चलो अब ख़त्म हो गया। तो यहाँ अब ये जो है तुम्हारा जितना अभी पढ़ा है, समझना अभी क्या क्या पढ़ा है। समतल दर्पण सबसे पहले पढ़ा था ना। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब पढ़ लिया। सबका केस समझा है, स्थिति समझा है, कहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सब समझा है। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, इसका जवाब देना, ठीक है। और सही सही जवाब देना कि हाँ इस सब का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलो, टेस्ट योर सेल्फ है, तुम्हारा सबका स्वयं जांच करे, तुम सब खुद बताना इसका आंसर। कोई अगल बगल में से देख के नहीं बोलना कि हाँ वो बोल रहा है तो हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। खुद जवाब देना है इस सब का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ तो, कि प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है, बताओ। वस्तु पर। ठीक है, प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबिंब कब बनता है, बिना वस्तु के बनता है। तब वस्तु रहेगा तब ना, तब प्रतिबिंब किस पर निर्भर करता है। तब बताओ किस पर निर्भर करता है, तब वस्तु पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वस्तु पर। समझ में आ गया? अब बताओ, पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा, कौन दर्पण, ध्यान से दर्पण को समझना कि दर्पण कौन है, ठीक है। तो यहाँ अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक, सही सोचा, एवं आवर्धित, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। आवर्धित मतलब क्या होता है, इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो आवर्धित मतलब क्या, बड़ा। प्रतिबिंब बनाने हेतु, ये NCERT का प्रश्न है, ध्यान रखना, NCERT का यह प्रश्न है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अब बताओ, अवतल दर्पण है और आभासी है, तो अवतल दर्पण में हम तुमको ये भी बताए थे कि 6 गो केस बनता है, जिसमें से एक केस ऐसा है जिसमें सिर्फ क्या बनता है। तो तुमको तो यहीं पर भी क्लियर हो गया, आभासी से ही पता कर लिया कि एक एक स्थिति है। और भी समझना है तो आवर्धित मतलब बड़ा। तब बताओ काल्पनिक भी हो, क्योंकि काल्पनिक अधिकतर जो होता है, जैसे उत्तल दर्पण में काल्पनिक छोटा होता है, समतल दर्पण में काल्पनिक समान आकार के होता है, लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक जो बनता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो बताओ, अवतल दर्पण है, आभासी मतलब काल्पनिक, बड़ा प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ थी, हम कहे थे केस नंबर फर्स्ट वही ना था। तब P और F के बीच में बताओ वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तब बताओ कहाँ होनी चाहिए, तब P और F के बीच मतलब क्या, ध्रुव, यानी P और
किसके, एफ ना, तो कर मतलब क्या, फोकस किसके, एफ के बीच, इसके बीच में ही क्या होनी चाहिए, वस्तु के स्थिति होनी चाहिए। तो बताओ समझ में आ गया इसका आंसर। ये एनसीईआरटी प्रश्न है, ध्यान से रखना समझ के। अब है समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बताओ तो समतल दर्पण तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो बताओ कैसा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु पास में हो या दूर। तो बताओ कैसा बनाएगा, पास में हो या दूर में, तुम जहाँ रहो, पास में रहो चाहे दूर में, तो तुम्हारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का। कैसा बनेगा बताओ तो, समान आकार का। अगर कहेंगे कि बताओ इनमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, और बताओ काल्पनिक क्या होता है, सीधा भी होता है। तो क्लियर समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इतना ही का आंसर पूछा था, लेकिन हम ये लिख दिए हैं, समझ लो इसी को भी, कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु पास में हो या दूर में। तो याद रखना कैसा, समान आकार का। अवतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो हम बताए थे अवतल दर्पण तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। याद है ना, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, और समान आकार की बनाता है। तो इसमें बताओ कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो तीनों आकार का। बताओ तो अवतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो तीनों आकार का। आप कहेंगे तीनों आकार का मतलब कौन, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें बड़ा भी बनाता है जो पहला स्थिति था पी और एफ वाला। इसके बाद इसमें समान आकार की बनाता है जो वक्रता केंद्र पर था, और इसमें छोटा भी बनाता है जब वक्रता केंद्र के परे जो भी वस्तु की स्थिति था वो सब क्या बनाता था, छोटा भी बनाता था। तो बताओ क्लियर हो गया। तो तीनों आकार के इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का तीनों आकार का प्रतिबिंब बनता है। अगर पूछेगा प्रकृति बताओ, तो इसकी प्रकृति क्या होगा बताओ तो, वास्तविक भी होगा इसमें। इसकी प्रकृति क्या होगा, वास्तविक भी होगा, और क्या होगा, काल्पनिक भी होगा, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के होता है। वास्तविक है तो उल्टा हो जाएगा, और काल्पनिक है तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। तो सब चीज़ हम बताए हुए हैं। अब देखो हम तुमको फिर बता रहे, केस यानी याद करने का ट्रिक है। अब केस थोड़ा सा क्या हम बताए थे, स्थिति वाला ट्रिक बताए थे। वो ट्रिक तुम लोगों को क्या करना, सुन लो, ये होमवर्क में भी रहेगा तुम लोगों का। ये क्या करना है कि तुमको अपना से ऐसे वाला बनाना है, और उत्तल दर्पण से, किस दर्पण से बनाना, अवतल से बनाओ। ठीक है, उत्तल का छोड़ो, अवतले में सब बात क्लियर हो जाता है। तो किस दर्पण से बनाना बताओ तो, अवतल दर्पण से। तुम सबका होमवर्क में रहेगा बना के लाने के लिए, कि तुमको एक अवतल दर्पण बनाना है, और कैसे कैसे इसमें स्थिति होता है हम बताए थे। तो वो सारा चीज़ ये केस वाला ये तरीका बनाना है। इसके बाद तुमको ये भी बनाना उसमें है कि बिंब की स्थिति रख कर, इधर तुमको ये भी बनाना है कि बिंब की स्थिति है तो इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, सब बताना है। 6 गो स्थिति है ना, तो 6 गो स्थिति का जो तू डब्बा देख रहा था टेबल, ये टेबल तेरा खुद बनाना है, यानी खुद तुमको केस तैयार करना है। तो कै वो केस होगा, तो 6 केस होगा, हम बताए थे, अपने ऑटोमेटिक तैयार होते चला जाता है। 6 केस को तुम फिर बाद में क्या करना, समझ के कि बिंब की स्थिति मतलब पहला पी और एफ के बीच में रहेगा, तो उसकी प्रकृति आकार कैसा होगा, तो दर्पण के पीछे, उसका कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे। उसकी प्रकृति बताइए तो काल्पनिक, क्या होता है उसका, काल्पनिक। और उसका आकार बताइए तो क्या होता है, बड़ा। फिर दूसर का स्थिति इधर लिखना, बिंब की स्थिति, क्योंकि हम एक बना दिए हैं, बाकी तुमको ऐसे ही बनाना है। फिर दूसर का स्थिति कहाँ होता है, एफ पर। एफ पर क्या लिखना, दूसर का एफ पर। अब अपना से बनाना, कहाँ बनेगा, तो अनंत पर। फिर उसका प्रकृति बताइए तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। फिर बताइए आकार बताइए, वास्तु से बहुत बड़ा। फिर बनाना है तीसर का लिखना है, ये में यही चीज़ करना है। फिर तीसर का एफ और सी के बीच में, तो फिर इन्हें बताना कहाँ बनेगा, तो अनंत और सी के बीच में। फिर तुमको इन्हें बनाना है प्रकृति, वास्तविक और उल्टा। फिर बनाना है क्या, आकार कहाँ है, तो वस्तु से बड़ा। फिर बताओ सी पर रखेंगे, तो सी पर रखेंगे तो बिंब की स्थिति हो गया। फिर बताओ कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। प्रकृति बताओ क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और बताओ वो आकार में क्या होगा, समान आकार के। तो समझ में आ गया। तो ये तुमको खुद टेबल बनाना है, ट्रिक बना कर खुद इसका टेबल बनाना है। ठीक है, स्वयं जांच करे, स्वयं काम करना है इसमें तुमको। तो समझ में आ रहा है ना, तो ये बना लेगा तुम सब। तो ये वाला बात तुमको 5 नंबर जो बात क्वेश्चन था ये समझ में आ गया। करना सब गोटा बढ़िया से। ठीक है, अगर कर लिया इतना तो तुमको तुम्हारा फिजिक्स का पहला चैप्टर तुम्हारे हाथ में रहेगा। पूरा क्वेश्चन तुम बनाएगा, तुमको लगेगा ही नहीं कि हमको क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, हर एक बात समझ में आएगा। क्योंकि केसेस तुम जब अपने से बनाने लगेगा तो तुमको लगेगा कि हम पूरा सीख गए। क्लियर।
अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई। जब तुम यहाँ बनाने लगेगा ना तो आगे का सारा क्वेश्चन तुमको बन गया। इसीलिए हम पहले तुमको ये बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिए कि तुम यहाँ जैसे ही क्वेश्चन इतना तो बना दिया, और जैसे ही इस क्वेश्चन पर आओगे तो एक का एक तुमको क्या लगेगा कि जैसे ही बनाएगा कि आगे का जितना क्वेश्चन है सब पूरा तुमसे क्या करेगा, बन जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आया? तब चलो यहाँ पर समझो, जब ये बनाएगा तो ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है। अवतल दर्पण के कहाँ, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, पढ़ना पहले क्वेश्चन तब बनाना। रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताओ तो कहाँ बनेगा? तो तुमको पता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब बताओ और कैसा बनेगा, बताओ कैसा बनेगा। अगर प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति बताओ तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। अगर हम तुमसे पूछेंगे साइज बताओ, अनंत पर बना है तो वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो बताओ ये बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन तुमको शॉर्ट में दिए कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा तो वस्तु से तो बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन अगर तुमसे प्रकृति पूछा भी जाएगा, इसमें कुछ कुछ अपना से भी बोलते जा रहे हैं, तो तू क्या जवाब देना, वास्तविक और उल्टा। तो बताओ ये भी समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव। बताओ कहाँ है अवतल दर्पण के ध्रुव, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तुमको। ये सब जितना क्वेश्चन हम बता रहे सब क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में जो तुमको रहेगा तो तुमको 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसी में से ढूंढना होगा। तो पूरा का पूरा बात जान गेल रहेगा तो ऑप्शन में आराम से ढूंढेगा। ठीक है, तब समझो यहाँ क्या है। एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, अवतल दर्पण के ध्रुव और कहाँ है, फोकस के, कौन दर्पण है, ध्रुव, पता है ना। अब फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्थिति मतलब तो दर्पण के पीछे। तो क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसके बाद बताओ प्रकृति बताओ तो क्या होगा, तो पीछे बनता है तो काल्पनिक हो गया, पीछे है तो क्या हो गया, काल्पनिक। का काल्पनिक क्या होता है, सीधा होता है। अब बताओ आकार कैसा होगा, तो वस्तु से क्या होगा, बड़ा। तो हम क्या लिख दिए, बड़ा लिख दिए। तो बताओ समझ में आ गया, ये भी खत्म। अब जितना ये क्वेश्चन नीचे पूछ रहा है ये किस दर्पण से है, अवतल दर्पण से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस दर्पण से, अवतल दर्पण से। नहीं कि उत्तलो दर्पण में हम तुमको बताए थे, ये किस दर्पण से है, अवतल दर्पण से है। तो कितनी ऐसी स्थिति है, क्वेश्चन क्या है, कितनी ऐसी स्थिति कौन दर्पण से है। तो ध्यान रखना कितनी ऐसी स्थिति है जहाँ वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो अवतल दर्पण में जैसे तू यहाँ केस बनाएगा तो तुमको बात एकदम नॉलेज में आ जाएगा, पूरा ध्यान में आ जाएगा कि अरे हम तो तुरंत बनाया है, तो पूरा बनाने लगेगा। इसलिए यहाँ जरूर बनाना है, सबका खोजेंगे कल इसका। तो कितने ऐसी स्थिति है जहाँ वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बना सकते हैं, बताओ तो 6 ऐसी स्थिति है, 6 ऐसी स्थिति है। बताओ कितनी ऐसी स्थिति है, तो 6 ऐसी स्थिति है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु को रखकर काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो बताओ अवतल दर्पण में कितनी ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु को रखकर काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो कितने, एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी क्या है, स्थिति है। तो बताओ ये भी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु को रखकर वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो बताओ 6 गो स्थिति है जिसमें एगो तक काल्पनिक हो ही गया, तो अब कै गो बच गया, 5 गो। तब 5 ऐसी स्थिति है, 5 ऐसी क्या स्थिति है। तो ये भी क्लियर आंसर। कितने ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु को रखकर बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं, अवतल दर्पण है, ध्यान रखना। अवतल दर्पण में कितने ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु को रखकर बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। बताओ कौन कौन, 3 ऐसी स्थिति है, 3 ऐसी क्या स्थिति है। अब बताओ अगर हम तीनों स्थिति का नाम पूछे तो बता सकते हो, बताओ कौन कौन। पहला नंबर है P और F के बीच, ठीक है, P और F के बीच। दूसरा का बताओ तो F पर, और तीसरा का बताओ तो F और C के बीच। तो बताओ ये भी क्लियर। तो ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ऐसी स्थिति, फिर अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कितने ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु को रखकर समान आकार का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तब बताओ एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी क्या स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है।
बताओ समान आकार का प्रतिबिंब बना सकते, तो बताओ वस्तु रहता कहाँ है, तो सी पर रहता कहाँ है, सी पर, जिसमें क्या बनता है, समान आकार के प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतले दर्पण में कितने ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु को रखकर छोटा प्रतिबिंब बना सकते हैं? कितना है, 3 है या 2 है? बताओ, गलत बोल रहे हो, सही से बताओ। 2 कौन कौन होगा? अनंत और सी के बीच, हाँ, एगो अनंत पर, क्योंकि 3 बोलेंगे गलत बोल रही थी। ठीक है, 3 हो जाएगा तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र समान आकार केंद्र बनाता है। तो कितने ऐसी स्थिति है? 2। क्यों? क्योंकि सी और अनंत के बीच, अनंत के पार चल गया, ये वक्रता केंद्र के पार गया ना, तो छोटा बनना लगेगा। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, वो कहाँ, अनंत पर। तो कितनी ऐसी स्थिति है? तो 2 ऐसी स्थिति है। गलत नहीं बोलना, नहीं तो फिर कल जाए ना पिटा जाओगे। 2 ऐसी स्थिति है। कितनी ऐसी स्थिति है? 2 ऐसी स्थिति है। बताओ तो वो 2 स्थिति का नाम। एक है सी और अनंत के बीच, क्या, एक है कहाँ, अनंत पर। तो यही ना है, तो ये भी हम लिख दिए बगल में। ठीक है, के बीच लिख लेना यहाँ पर, के बीच अनंत पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब कौन दर्पण है? अवतले दर्पण है। अभी हम यहाँ लिख दिए, इसलिए यहाँ जितना क्वेश्चन आगे बन रहा है कौन दर्पण से, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? चाहे तोरा कोई भी दर्पण हो, काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया तो कैसा होता है? तो सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। जब वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हाँ, जब वस्तु P और F के बीच, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। याद रखना, किस दर्पण से काम हो रहा है? अवतल दर्पण से। ध्यान रखना, दर्पण चेंज नहीं है, अवतल दर्पण है। चेंज करेंगे तो फिर बात थोड़ा चेंज हो जाता है। जब वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताओ तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के क्या पीछे? जब दर्पण के पीछे बनता है तब बड़ा कि छोटा? बड़ा। काल्पनिक की वास्तविक? तो काल्पनिक भी होता है और सीधा भी होता है, और वस्तु से क्या रहता है? बड़ा भी होता है। तो ये सब बात समझ में आ रहा है। जब वस्तु F पर हो, अवतले दर्पण है, जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा बताओ तो? अनंत पर, याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद बताओ, जब वस्तु F और C के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा बताओ तो? अनंत और C के बीच। अनंत और कहाँ? C के बीच। अगर प्रकृति पूछा जाएगा तो हो जाएगा। अब एक बार सिर्फ पूछ रहा है कहाँ बनेगा, वो में पूछ रहा है सिर्फ कहाँ बनेगा, तो सिर्फ दर्पण के पीछे भी लिख देते काम चले। ये अपना से बता दी कि ये सब भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तुमसे सिर्फ कहाँ बनेगा यही पूछ रहा है, तो हमको सिर्फ वही बताना है कि कहाँ बनेगा। तब बता, इसका तू कैसे पता कर रहा है? F का अनंत, C के C या बीच के बीच, ये सब ट्रिक हम बताए हुए हैं, तब ना तुम सब फटाफट आंसर दे रहा है। अगला, अवतल दर्पण में जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? C पर। तो बताओ, क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा अभी क्लियर हो गया। इसमें और क्वेश्चन है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या समझना यहाँ कि जब वस्तु C और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही ना क्वेश्चन है कि C और अनंत के बीच। बताओ तो कौन दर्पण से हम बता रहे थे? अवतल दर्पण से। याद है ना, कौन दर्पण से? तब वस्तु C और अनंत के बीच। तो C का मतलब क्या है? सीधे पर, और अनंत का मतलब क्या है? फोकस के बीच में है। तो बताओ C और किसके? बताओ तो C और F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया? अब देखो, जब वस्तु अनंत पर हो तो, वस्तु कहाँ है बताओ तो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर है, तो बताओ तो कहाँ बनेगा? F पर बनेगा। अगर पूछेगा कि इसका साइज बताओ तो वस्तु से क्या होगा? बहुत छोटा। तो समझ में आ गया? क्लियर। चलो, तो ये पूरा अवतल दर्पण खत्म। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में भी तुमको केस वाला ट्रिक बनाना है। ठीक है, कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में भी। ठीक है, तो इसका तुम बना सकते हो। ठीक है, यही ना होता है। इधर बगल क्या होता है? इधर तो डैश डैश वाला लाइन रहता है। ठीक, इधर फोकस होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है। ठीक है, तो इसमें भी तुम यहाँ पर प्रकाश आएगी तो जब समझ में करता है तो 6 स्थिति इसमें भी हो सकता है। याद रखना,
6 गो स्थिति इसमें भी हो सकता है। मान के चलो कि यहाँ पर वक्रता केंद्र है, इसमें भी, ठीक है, छोड़ दो तो इतना ज़रूरत भी नहीं है, इतना ही क्लियर रखो। पी एफ और क्या है सी, बताओ पी और एफ और क्या है सी है, तो बताओ इतना स्थिति समझ में आ गया। तो इसमें केसेस ये है। अब हमको चलेगा कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, यही है ना। तब बताओ, एक बार हम वस्तु को कहाँ से लाते थे, अनंत से, याद है ना, कहाँ से लाए थे, अनंत से। तक कहाँ पर वस्तु बना, इसका प्रतिबिंब बना था, तब फोकस पर, कहाँ बना था, फोकस पर। अब है अनंत और पी के बीच में, तो अनंत इधर है, इधर पी है, तो इसके बीच में भी हम तो कहीं वस्तु रख सकते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ तो, पी और एफ के बीच में। तो बताए थे इधर में बना था। तो हम बताओ, इसमें हम 2 ही ना बताए थे, इसमें 6 गो स्थिति भी हो सकता है। वक्रता केंद्र पर भी वस्तु रह सकता है, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में भी रह सकता है, एफ पर भी हो या पी और एफ के बीच में भी, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो सब के जो है ना पी और एफ के बीच बनेगा, सब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसीलिए हम तुमको इतना छोड़ दिए थे कि सब वही चीज़ बनेगा, तो सिर्फ यही 2 गो का बात को तुम याद करके और समझ के रख लो, एग्जाम में यही 2 गो से रहता है। लेकिन कोई पूछे 6 गो बनता है तो कहना हाँ बनेगा, सी पर भी होगा तो बनेगा, सी और एफ के बीच में, लेकिन सब का प्रतिबिंब जो है ना पी और एफ के बीच में ही बनता है। आया समझ में। इसीलिए हम तुमको 2 ही पढ़ाए थे, बाकी तो वही सेम चीज़ है तो छोड़ दिए। आ गया समझ में। तो ये क्लियर हुआ। अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एगो और है, उत्तल दर्पण में स्थिति कोई भी हो, बताओ स्थिति कोई भी हो उत्तल दर्पण में, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमेशा कैसा, काल्पनिक, भूलना नहीं इसको। और काल्पनिक क्या होता है, सीधा, और आकार में हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा, याद रहेगा, आकार में क्या होता है, छोटा। तो बताओ ये भी क्लियर हो गया। तब इतना तुम्हारा प्रतिबिंब से रिलेटेड पूरा खत्म। यानी प्रतिबिंब जो है अवतल उत्तल ये सारा क्या हो गया, समतल दर्पण जो भी पढ़ाए थे, प्रतिबिंब से रिलेटेड सारा बात क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब तुम सबको इतना जो बताए हैं पूरा, कहाँ से कहानी शुरू हुआ था, प्रतिबिंब आरेख जो 4 गो नियम अवतल दर्पण से कहानी इसका शुरू हुआ था। अलग अलग पार्ट में बट कर तुमको वीडियो मिलेगा। तो ये क्या करना, तुम इसको बढ़िया से देख कर समझ कर, जब ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी रहता है और ये काफ़ी तुम्हारे हेल्पफुल है। आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा काम देगा, समझ में आया। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो तुम्हारा काम क्या है, यानी कि कहे तो, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा कहानी इसका क्या हो गया, ख़त्म, ठीक है। पूरा कहानी इसका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, द इंस हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक तुमको क्या शुरू होगा समझना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे लिए है चिन्ह परिपाटी। क्या है बताओ तो, चिन्ह परिपाटी, ध्यान रखना, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा भी, 2 नंबर में भी पूछेगा और 1 नंबर में भी पूछेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछता है, इसी में आएगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में धनात्मक ऋणात्मक जो भी होता है, यह चिन्ह मतलब है कि वही किसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक होता है, किसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, किसकी वक्रता केंद्र क्या होगा, कौन दर्पण का तुम्हारा ध्रुव में क्या होता है, यानी कौन दूरी कहीं से मापी जाती है, तो कहाँ से मापी जाती है, सब चीज़ ध्रुव से मापी जाती है। तो यही चीज़ इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो बढ़िया से एक एक कर कर इस चिन्ह परिपाटी को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से इसको पढ़ेंगे, तुम्हारा प्रतिबिंब से रिलेटेड पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसको बढ़िया से रिवीजन करना, एक एक बात को समझना, तुम्हारा क्लियर हो गया द एंड, ठीक है।